बच्चों नमस्कार। परम क्लास के यूट्यूब चैनल में मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इस पाठ को एक सवाल से शुरू करते हैं। सवाल क्या है कि यदि हम खाना रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, क्या आपने सोचा कि क्या हम बिना सांस लिए कितने मिनट या कितने सेकंड तक जीवित रह सकते हैं? खाना हम ना खाएं तब भी हम जीवित रह सकते हैं आकाश हफ्ते तक, दसों दिन तक। पानी न पिए तब भी हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन यदि हम सांस न लें तो मुश्किल से 1-2 मिनट बाद हम यदि सांस न लें तो हम मर जाएंगे। तो सांस क्या है? सांस में कौन सा गैस लेते हैं? ये जो गैस ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं, ये हमारे लिए क्यों हम ऑक्सीजन लेते हैं? क्यों कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं? क्यों नाइट्रोजन हम अपने श्वसन में नहीं लेते हैं? आखिर ऑक्सीजन ही क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आज हम बच्चों इस सभी क्वेश्चन का समाधान करने के लिए हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। आखिरी में आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, एकदम आसान से ट्रिक के माध्यम से ट्रिक बता दूंगा। आप बिल्कुल आसान से समझाएंगे कि श्वसन तंत्र की क्रिया विधि क्या है। तो हम शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो आपको सिखाएगा कि श्वसन तंत्र क्या है, ऑक्सीजन गैस ही हम क्यों लेते हैं और कैसे हमारे श्वसन में क्यों नहीं लेते, और ये श्वसन तंत्र में जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं ये काम क्या करता है, इसका हमारे शरीर में काम क्या है। भाई हम पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं, खाना खाते हैं, हमारी भूख मिटती है, लेकिन एक गैस का क्या काम है? ये जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस का काम क्या है? तो हम शुरू करते हैं बहुत आसान से, बहुत इत्मीनान से। क्या है श्वसन तंत्र? ये देखिए हमारा श्वसन तंत्र है। इसके बारे में आगे हम अभी इत्मीनान से बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? नीट, एसएससी, सीजीएल, स्टेट पीसी, रेलवे, आज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है हम समझेंगे श्वसन तंत्र के मुख्य अंग क्या है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से कि श्वसन तंत्र के मुख्य अंग है क्या। तो मुख्य अंग क्या बच्चों? देखिए पहला है नासा गुहा, ये जो देख रहे हैं नासा गुहा। इसके बाद क्या है? काम क्या है? वायु को गर्म, नम एवं धूल रहित बनाती है, श्लेष्मा रोगाणु को रोकती है। तो हम समझते हैं कि कौन कौन। देखिए नासा गुहा हो गया। इसके बाद है कंठ एवं स्वर यंत्र है, यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद हमारा ये बच्चों श्वास नली है। ये क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्या है? श्वास नली है। बहुत ही आराम से समझिए, श्वास नली है। इसके बाद क्या है? ये क्या है? इसको कहते हैं हम लोग क्या है? ये श्वसनी, या इसको कहते हैं श्वसनिकाएं। श्वसन, ये जो पहली है श्वसनिकाएं ये होती है। अब और इसके बाद क्या इसमें है? अब इसके बाद समझते हैं। इसके बाद हमारा एक जोड़ी फेफड़ा है। फेफड़ा एक जोड़ी है। अब हम समझते हैं किस प्रकार से हम, तो क्या है? नासा गुहा, स्वरयंत्र, श्वास नली, इसके बाद श्वसनिकाएं, फेफड़ा। अब इसके बाद पढ़ते हैं किसका काम क्या होता है। बिल्कुल आसान से क्या है? नासा गुहा। ये जो नासा गुहा है, नासा गुहा काम क्या होगा बच्चों? पहले समझिएगा कि ये वायु को गर्म, नम एवं धूल रहित बनाती है। क्यों? कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंडी हो, लेकिन हमारे शरीर का जो ताप है वो 98.6 फ़ारेनहाइट, कितना है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 36.7 सेंटीग्रेड ही रहता है। तो अगर ठंडी है, क्योंकि वायु बाहर से आती है, ठंडी के मौसम में ठंडी है, गर्म के मौसम में गर्म है। यदि ठंडी के मौसम में ठंडी वायु हमारे अंदर चली जाए तब भी हमको हमारे शरीर में क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड का। गर्म चली जाए तब भी हमको दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो नासा गुहा होता है ये वायु के टेम्परेचर को सेट करता है। गर्मी में या ठंडी हो, हम जो ताप लेते हैं, हम जो गैस हमारे अंदर वायु जाती है, वो ताप बिल्कुल हमारे शरीर के ताप के बराबर ही जाती है। तो करता कौन है? नासा गुहा करता है। तथा हमारे नाक में, नासा गुहा में देखते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं? बाल होते हैं। इसके बाद श्लेष्मा पाया जाता है, जो हम लोग नाक लिखते हैं श्लेष्म पाया जाता है। श्लेष्म होता है, उसका काम क्या होता है कि जो सूक्ष्म या धूलकण उस नाक में, हमारे नाक के बाल में अगर नहीं रुक पाते हैं तो श्लेष्म में आकर चिपक जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा बच्चों, जब हम कोई काम वहां करते हैं जहां पे काफी धूलकण हो, खासकर आपने देखा होगा कि जब हम गेहूं की मड़ाई करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, तो क्या होता है हमारे नाक में क्या होता है? बहुत सारे धूलकण क्या होते हैं, जब उसको हम आंख में देखते हैं तो ये श्लेष्म क्या होते हैं? काले काले पदार्थ गिरते हैं। क्यों? तो ज्यादा वो फेफड़े में जो श्लेष्म होता है फेफड़े में जाने नहीं देता। इसके बाद क्या है? कंठ एवं स्वर यंत्र। कंठ स्वर ध्वनि उत्पन्न करता है। एपिग्लॉटिस भोजन के श्वसन नली में जाने से रोकता है। यहाँ बच्चों पाया जाता है श्वास नली को, और क्या कहते हैं हमारे मुख गुहा के पास एक पत्ती समान रचना होती है जिसे कहते हैं एपोग्लॉटिस। वो हमेशा खुली रहती है, वो हमेशा खुली रहती है हमेशा, क्योंकि हमें श्वसन की हमेशा आवश्यकता होती है। जब भोजन हमारे अंदर, हम भोजन को निकलते हैं तो ऐसे होता है कि टक से बंद हो जाती है। उसमें क्या होता है? जो भोजन हमारा भोजन होता है कहाँ? हमारे आमाशय पहुंच जाता है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभी देखो कहा जाता है छुछुनी चौड़ना। ठीक, कभी कभी जो श्वास नली जो एपिग्लॉटिस होती है वो बंद नहीं हो पाती है, तो धूप पानी के कारण या भोजन के उसमें क्या पहुंच जाते हैं, हमको बाहर बहुत तेज अच्छी आती है, तब तक आती है जब तक भोजन के कारण पानी का बाहर नहीं निकलते। तो एपिग्लॉटिस हमारे श्वास नली और मुख गुहा दोनों को अलग करने की एक पत्ती से रचना होती है, जो दोनों क्या करती है? अलग करती है।
फिर है श्वास नली, लगभग 12 सेंटीमीटर, लगभग कितनी होती है, लगभग 12 सेंटीमीटर नली है, इसमें सी आकार की उपास्थि वलय, ये देखिए उपास्थि है, उपास्थि वलय होते हैं जो इसे पिचकने से बचाते हैं। ये देखिए ये श्वास नली है, ये क्या उपास्थि है, इसको पिचकने से क्या होते हैं, बचाते हैं। फिर क्या है, श्वसनिकाएं या श्वसनिकाएं, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्या है कि श्वास नली फेफड़ों में प्रवेश कर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाओं, देखिए श्वास नली बच्चों क्या है, श्वसनी है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या होता है, श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। तो ये था हमारे फेफड़े की स्वर तंत्र की क्या थी, समझ आती। आगे क्या है, प्लूरा झिल्ली, समझते हैं प्लूरा झिल्ली क्या है, फेफड़ा दोहरी झिल्ली प्लूरल आवरण से ढके रहते हैं। ये ना झिल्ली का ये प्लूरल आवरण से क्या होते हैं, ये देख लीजिए, ये डबल झिल्ली से क्या होते हैं, ये जो फेफड़ा हमारा है ये डबल झिल्ली से क्या होता है, ढका रहता है, ये डबल झिल्ली से क्या देखिए ढका रहता है, उसको क्या कहता है, प्लूरा झिल्ली, प्लूरा झिल्ली कहते हैं, समझिएगा। इसके मध्य पर प्लूरल द्रव बाहरी घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके मध्य जो झिल्ली होती है, ये झिल्ली मान लीजिए है, इसके मध्य मान लीजिए झिल्ली, एक झिल्ली इधर होती है, तो इसके जो मध्य होता है क्या पड़ा होता है, प्लूरल द्रव भरा होता है जो बाहरी घर्षण से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। वायु कुटकाएं हमारे फेफड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या छोटे छोटे वायु कुटकाएं होती है, जहां पे क्या होता है, वायु जो होता है वहां पे वायु क्या होता है, इकट्ठा होती है। देखो गैसों के विनिमय की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई दोनों फेफड़ों में लगभग 300 मिलियन कुटकाएं पाई जाती है। ये आप और ध्यान दीजिए आप लोग कि एक व्यक्ति एक दिन में 20,000 कितना, 20,000 से 25,000, इसको नोट कर लीजिए आप पहले, 20,000 से 25,000 क्या करता है, बार सांस लेता है। गजब, एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 20,000 से 25,000 सांस लेता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में कई बार सांस लेता है, उत्तर कमेंट करिएगा। एक व्यक्ति एक मिनट में कई बार सांस लेता है, कितनी बार सांस लेता है, हमने आपको बता दिया। एक दिन में हम लोग कितनी बार, 20,000 से 25,000 सांस लेते हैं, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, आप कमेंट जो है बताइए। अगला बच्चों डायाफ्राम, डायाफ्राम देखिए ये होता है, ये है डायाफ्राम, ये आपका है ये डायाफ्राम। यही जो आप देखते हैं जब सांस लेते हैं आपका पेट से निकलता है, पिचकता है, निकलता है, पिचकता है, यही है डायाफ्राम। ये जब नीचे खिसकता है तो क्या होती है, वायु खिसी हुई चली जाती है, और जब ऊपर जाता है तो वायु क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक, समझिएगा। अब श्वसन की क्रिया भी समझते हैं, क्या है क्रिया श्वसन की, क्या है क्रिया विधि कि कैसे हम सांस लेते हैं। ब्रीथिंग देखिए, ये है डायाफ्राम, नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, ये है डायाफ्राम। क्या समझिए, अंतः श्वसन एक होता है, एक उश्वसन होता है। अंतः श्वसन माने वायुमंडल से, समझिए वायुमंडल से हवा फेफड़े में प्रवेश करती है, डायाफ्राम संकुचित होकर नीचे जाता है। जब प्रवेश करती है तो क्या होता है, ये डायाफ्राम हमारा नीचे जाता है, कहाँ जाता है, नीचे जाता है। फिर देखिए पसलियां ऊपर की ओर खिंचती, पसलियां ऊपर एवं बाहर की ओर, ऊपर और बाहर की ओर खिंचती। जब डायाफ्राम नीचे गया और पसलियां क्या हुई, हमारी ऊपर और नीचे खिसकी, फिर क्या हुआ, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और फेफड़े में वायु का दाब घटता है। जब हम सांस कैसे लेते हैं, जब हमारे किसका, हमारे फेफड़े में वायु का आयतन कम हुआ तो हमारा डायफ्राम कहाँ गया, नीचे गया, पसलियां ऊपर और बगल खिसकी, क्या हुआ, वायु अपने आप खिंची हुई चली आई। और जब हमारे वायु जब खिंची हुई हमारे फेफड़े में चली आई, तब इसके बाद जब जो खिंची आई उसमें ऑक्सीजन गैस क्या हुआ, और तुरंत आरबीसी मिश्रण से मिलके कहाँ गया, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा। अब जब शरीरों से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में आया तब क्या होता है, उसे कहते हैं उश्वसन, माने वायु को अंदर लेना अंतः श्वसन और वायु को बाहर निकालना उश्वसन। फेफड़ों से CO2 युक्त वायु बाहर निकलती कब, डायाफ्राम शिथिल होकर पुनः क्या हुआ, पुनः क्या होता, ऊपर जाता है। जब हमारा पेट क्या था, हम पेट फुलाते हैं, जब पिचकाते हैं और फुलाते हैं, ठीक, क्या हुआ, जब निकल क्या हुआ, होकर पुनः आता है, पसलियां अपनी सामर्थ्य में आती हैं, वक्त गुहा का आयतन घटता था, वायु दाब बढ़ता है। जब हमारे फेफड़े में दाब कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा आ गई तो क्या हुआ, हमारा डायफ्राम क्या है, नीचे, डायफ्राम नीचे से ऊपर आया, एक पसलियां क्या हुई, इधर हुई, और क्या हुआ, वायु अपने आप क्या हुआ, बाहर निकल गया। आगे देखिए सकते हैं श्वसन काय क्या है, फेफड़े श्वसन का डायफ्राम किसके सुनते हैं, श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर दाहिनी और बाईं ओर प्रधान श्वसनियों में बढ़ती है,
फेफड़ों में प्रवेश कर क्रमशः द्वितीय तृतीय श्वसन अंतिम श्वसन में विभाजित करने मैंने बताया। फुफ्फुस फेफड़ा क्या है, बाएं वक्ष गुहा में एक जोड़ी दाहिने व बाएं फेफड़ा स्थित होता है। फुफ्फुस दोनों फेफड़ों में कुल लगभग 30 करोड़ वायुकोश पाए जाते हैं। 300 मिलियन बताया था। फुफ्फुस आवरण ने बताया कि दोनों के बीच में एक झिल्ली होती है जिसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं, उसमें एक बड़ा होता है। अब देखते हैं डायफ्राम का थोड़ा। फेफड़ों के ठीक नीचे स्थित एक गोलाकार पृष्ठभूमि पेशीय पट होता है। विभाजन का डायफ्राम वक्ष गुहा को दो उदर गुहा से पृथक करता है, श्वसन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने बताया कि जो डायाफ्राम होता है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे सांस लेने में। नीचे जाता है तो वायु क्या होती है, खिंची हुई चली जाती है, ऊपर आता है वायु क्या होती है, बाहर निकल जाती है। लेकिन आप अनुभव कीजिए कि एक महिला जो गर्भवती महिला है उसका पेट पूरा कहाँ तक, हमारे फेफड़े तक फैला हुआ फूला हुआ है, तब पैसा दे दे। उस स्थिति में क्या होता है, क्या डायाफ्राम ऊपर नीचे कर पाएगा, नहीं कर पाता। तब बताइए वो महिला कैसे सांस लेती है। हमने बताया यहाँ पे कि डायाफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सांस लेने में। लेकिन फिर हमने यही क्या बताया कि ये बताया हमने कि यदि कोई महिला गर्भवती है, उसका पेट पूरा निकला हुआ है और पेट जब निकलता है फेफड़े तक उसका पेट निकला हुआ था, तब डायाफ्राम तो नहीं काम कर पाता, तो कैसे सांस लेते हो। उस स्थिति में प्यारे बच्चों डायाफ्राम नहीं, पसलियों के द्वारा क्या होता है, वो क्या होती है, वो अंदर जाती, पसलियां बाहर होती है। पसलियां जब बाहर खींचती है, अब वायु अंदर जाता है, पसलियां क्या होती है, दबती है, वायु क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ट्विस्ट यहाँ पे है, अभी हमने इसको बताया। अब हमने बताया कि गैस विनिमय किस प्रकार से गैस का होता भी देखते हैं। डायाफ्राम चपटा हो जाता है, पसलियां बाहर या ऊपर की ओर खींचती हैं। आयतन वृद्धि, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है जिससे फेफड़े में दाब कम हो जाता है, और जब फेफड़े में दाब कम होता है तो वायु क्या होती है, वायुमंडल से खींची हुई चली जाती है। वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु नासाद्वार से होकर फेफड़े में भर जाती है। गैस विनिमय एक्सचेंज कैसे होता है समझिएगा। अब यहाँ पे तो समझते हैं, कुटिका स्तर पर कुटिकाओं के चारों ओर रुधिर केशिकाओं का जाल बनाता है। कितनी कुटिकाएं होती हैं, 300 मिलियन कुटिकाएं होती हैं। उसी में जाकर क्या होता है, ऑक्सीजन भर जाती है। फिर समझिए O2 का मिश्रण, अब वहां पे पता क्या जाल भरा होता है, तो यहाँ पे हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉपर होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन क्रिया करता है, क्या बनाता है, ये बनाता है हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन आरबीसी क्रिया करता है तो क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो आरबीसी है, ये ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लेकर के सही के कोशिकाओं के कहाँ, कोशिकाओं में जाता है, और कोशिकाओं में जाने के बाद आरबीसी ऑक्सीजन को छोड़ देती है। क्या कहते हैं, यहाँ इसने क्या किया, ये कोशिका लेते हैं, कोशिकाओं में इसने क्या किया, इसको छोड़ दिया। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब कोशिका को उसने क्या ऑक्सीजन दिया, तो कोशिकाओं ने क्रिया करने पर जो बचा था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आरबीसी से क्रिया करता है, क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये कोशिकाओं से आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में फेफड़े में आता है, और फेफड़े में आने के बाद क्या होता है, हम उस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे फेफड़े में हमारे आया, हमारे फेफड़े में वायु दाब का आयतन बढ़ा, और जब बढ़ा दाब क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो ये है गैस का विनिमय। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, अब इसे समझते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। ऑक्सी था कि अब यहाँ पर समझते हैं कि हम अभी हमने क्वेश्चन किया था कि हम हमारे वायु में O2 भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आखिर हमारा जो क्या नाम, हम ऑक्सीजन गैस ही क्यों लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे हमारा काम क्यों नहीं होता। यहाँ समझिएगा प्यारे बच्चों कि जो अब यहाँ पे हमने बताया कि जो हम लोग खाना खाते हैं, अंतिम जब हम पाचन पढ़े थे, अंतिम हमारा उत्पाद क्या बनता है बच्चों, हमारा अंतिम उत्पाद बनता है, समझिएगा, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फलों का शर्करा ग्लूकोज, भोजन की शर्करा फलों की शर्करा फ्रक्टोज, और भोजन की शर्करा ग्लूकोज के रूप में जितना भोजन हम करते हैं, फल खाते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में हमारे कोशिकाओं में जाता है। वहां जाने पर अब हमने बताया कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये केवल किससे क्रिया करता है, एक क्रिया केवल ऑक्सीजन से करता है। और जब ये क्रिया ऑक्सीजन से करता है तो क्या बनाता है, 6CO2 प्लस 12H2O और प्लस 686 कैलोरी ऊर्जा बनाता है। और ये ऊर्जा हम अपने दैनिक काम करते हैं, इसीलिए हम हमारे श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग नहीं करते। लेकिन आप समझिएगा, नाइट्रोजन अगर आपसे पूछा जाए कि हम सांस में कौन सा गैस लेते हैं, तो सांस में बच्चों हमारे सब जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जो नाइट्रोजन होता है ये भी हमारे ऑक्सीजन के साथ हमारे नसों में जाता है। इसका क्योंकि ऑक्सीजन गैस ये बहुत ही जलने में सहायक होती है, दहा दाब पड़ता है, इसमें विस्फोट होने का डर होता है। इस नाइट्रोजन के रहने से इसमें विस्फोट, ये क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, अक्रिय गैस है,
नाइट्रोजन अक्रिय गैस है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को क्रिया नहीं करने देता, इसीलिए नाइट्रोजन हमारे ऑक्सीजन के साथ साथ ज्यादा। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जो गोताखोर होते हैं, जितने गोताखोर होते हैं, गोताखोर, उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस कहा, हमने बताया कि नाइट्रोजन गैस अगर ना भरा जाए, ऑक्सीजन गैस का तो विस्फोटक होता है। अगर जब वो, क्योंकि नीचे समुद्र के नीचे जाने पर वहां पे दाब अधिक होता है, और दाब अधिक होने पर किसके विस्फोट होने का होता है, विस्फोट हो जाएगा, हमारे नसें ब्लास्ट हो जाएंगे। इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस भरने से होता है ये ऑक्सीजन को कितना भी दबाव पड़े वो क्रिया होने नहीं देता है, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारी नसों में, हमारे फेफड़े में आरबीसी के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी हमारे कहाँ अंगों में, कोशिकाओं में जाता है। हाँ, काम उसका कुछ नहीं है, लेकिन वो ऑक्सीजन को कहीं कहीं क्रिया होने नहीं देता है। ठीक, अब यहाँ पे आता है, अब ऑक्सीजन के अलावा एक होता है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको समझिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड, ये इसको हम कहते हैं CO, समझिएगा ध्यान से। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये ऑक्सीजन से ज्यादा आरबीसी की से क्रिया करता है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को आरबीसी की मौसी कहा जाता है। क्यों? अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक गैस है और ऑक्सीजन जो दोनों साथ में हमारे फेफड़े में जाती है, तो जो आरबीसी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से पहले क्या करती है? क्यों? उससे क्रिया जल्दी करती है। इसीलिए देखते हैं जब कहीं प्रदूषण होता है, कहीं पराली जलती है, कहीं उजलता है, जहां निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण, हमें घुटन अनुभव होता है। क्या होता है? घुटन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे अंदर गया, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया उसने किसे कर ली, आरबीसी तो उससे क्रिया कर ली, और क्रिया करके किसका पहुंचा दिया हमारे कोशिका में। अब भाई कोशिका हमारी उससे कार्बन मोनोऑक्साइड से, जो कोशिका में ग्लूकोज है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में, वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया नहीं कर पा रहा है। तो क्या हुआ, अब हमारे शरीर में घुटन किसकी, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो हमें क्या होता, घुटन कम है, घुटन में। और समझिए कार्बन मोनोऑक्साइड तुरंत क्या होता, फेफड़े की कोशिका उसमें जाके क्या भर जाता है, और जब वो भर गया और कोशिका के पास क्या है, नसें हैं, और वहां क्या है, आरबीसी है, क्लियर कर लिया। तो ठीक है, इसीलिए हमको क्या होता है, सांस फूलने लगता है। ठीक, अब क्लियर हुआ कि हम ऑक्सीजन ही क्यों, सांस लेने में क्यों इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, अब एक है ऑक्सीजन, अनाक्सीजन, दो समझते हैं। पहला क्या है, ऑक्सीजन, अनाक्सी, अनाक्सीजन उसे कहते हैं, देखिए ऑक्सीजन उसे कहते हैं जो श्वसन ऑक्सीजन के साथ हो, उसे कहा जाता है ऑक्सीजन। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के ही श्वसन की क्रिया हो जाती है, उसे कहा जाता है अनाक्सीजन। लेकिन अनाक्सीजन हमारे लिए बहुत लाभदायक नहीं, समझते हैं क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्सीजन कहते हैं। आपको क्या है, इससे ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता है, परिणामतः एसिड अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। क्या है, ग्लूकोज के एक और केवल 56 कैलोरी ऊर्जा बनाते हैं। और वहां हमने क्या बताया कि जब ऑक्सीजन से ग्लूकोज की क्रिया होती है तो 686 बनता ऊर्जा, कैलोरी ऊर्जा बनती है, किलो कैलोरी। उपस्थित बीजों की विश्रामावस्था, फलों की पेशीय, सूक्ष्म जीवों, जंतुओं की पेशियों में एक श्वसन होता है। अब देखिए, हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उस मात्रा में हमारे अंग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उस स्थिति में हमारी जो मांसपेशियां हैं वो अनाक्सीजन करने लगती हैं। और उस स्थिति में तभी देखते हैं हमारे हाथ में जब क्या एसिड अल्कोहल क्या हो गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है, तो क्या होता है, फिर वही क्या लैक्टिक एसिड बन जाता है। उससे क्या होता है, हमें क्या होता है, हमारे हाथ पैर में मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होने लगता है। देखिए कि ये ग्लूकोज है, ये आपका एसिड अल्कोहल है, क्रिया जब ग्लूकोज अनाक्सी, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे O2 होता तो क्या बन जाता, 6CO2 + 12H2O, और क्या बन जाता, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बन जाती। लेकिन अब यहाँ जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया हो रही है अनाक्सीजन, तो क्या हुआ, क्या बन गया, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 56 किलो कैलोरी ऊर्जा, जो बहुत कम है, जिससे हम बहुत ज्यादा काम नहीं करते। कहाँ होता है अनाक्सीजन, जो फलों विश्रामावस्था, जो फल होते हैं, डोरमेंट जो फल होते हैं। अगला है फर्मेनेशन, माने क्यूडवन, फर्मेनेशन व लैक्टिकम। देखिए क्या, क्यूडवन एक प्रकार का अनाक्सीजन है जो जीवाणु अथवा ईस्ट कोशिकाओं की उपस्थिति में होता है। वैज्ञानिक क्यूडवन तथा अनाक्सीजन को एक ही प्रकार की क्रिया मानते हैं। पेशियों में लैक्टिकम होता है कि पेशियों में लैक्टिकम मनुष्य की पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर पारुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, इससे मांसपेशियों में थकावट व ऐंठन का महसूस होता है। हमने बताया ना भी आपको कि जब हम बहुत काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हमारी मांसपेशियां दर्द क्यों उस स्थिति में बच्चों हमें ऑक्सीजन नहीं पता, अनाक्सीजन होता है, तो क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और लैक्टिक हमारी मांसपेशियों में होता है तो हम क्या होता है, ऐंठन होने लगता है। आगे देखो, ऑक्सीजन समझिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सीजन कहते हैं। पूर्ण ऑक्सीकरण, भोज्य पदार्थों ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा 686 किलो कैलोरी प्रचुर मात्रा में ऊर्जा। हमने क्या बताया कि जब अनाक्सीजन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ऊर्जा कितनी बनती है, 56 किलो कैलोरी।
और ऑक्सीजन की उपस्थिति में 686 किलो कैलोरी। श्वसन प्रक्रिया का वर्गीकरण, वाह श्वसन क्या है, श्वासोच्छ्वास, निःश्वसन उत्श्वसन क्या है, फेफड़ा, रुधिरवाह, ऊतकों में गैसीय विनिमय, इसको हमने पढ़ा। अब होता कहाँ होता है, क्रिया कहाँ होती है श्वसन की, माइटोकॉन्ड्रिया में। आखिर देखिए क्या है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हम एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में कितनी बार सांस, एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 12 से 15 बार, और एक दिन में कितनी बार सांस लेता है, 20,000 से 25,000 बार। अंतःश्वसन, फेफड़ों में वायु दाब वायुमंडल से 1 से 3 मिलीमीटर एचजी हाइड्रोग्राम कम होता है। उच्च श्वसन, फेफड़ों में वायु दाब वायुमंडल दाब से कितना होता है, 1 से 2 मिलीमीटर एचजी अधिक होता है। अच्छा क्या है, अंतःश्वसन में फेफड़ों में वायु दाब, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। अब देखिए जलहानि क्या है, सांस द्वारा प्रतिदिन लगभग 400 मिलीलीटर जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि हम प्रतिदिन सांस के द्वारा कितने जल को हमारा नुकसान होता है, तो कितना होता है, 400 मिलीलीटर जल क्या होता है, जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। अब इसके बाद देखिए क्या लेते हैं, अभी हम आगे पे कि कितना हम कौन सा गैस लेते हैं, कितना निकालते हैं, यहाँ क्वेश्चन बनता है। क्या देखिए, नाइट्रोजन 79% बाहर निकल जाती है, 79% कितना होता है, कोई इसका प्रयोग नहीं होता। देखिए ऑक्सीजन हम लेते हैं 21%, निकलता कितना है, 17%, यूज कितना होता है, 4%। माने हमारे वायु में जो 21% क्या ऑक्सीजन है जाता है, पूरा यूज कितना होता है, 4%, बाहर निकलता है 17%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लोग लेते हैं और बाहर की निकलती है 4%। और कहां से आ गई बच्चों, तो ये जो श्वसन के द्वारा जो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बना कितना, 3.97%, जो कहां कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया ने जो बनाया क्या कार्बन डाइऑक्साइड, तो बढ़ गया, इसलिए इतना ये बाहर निकलती है। पानी की वाष्प परिवर्तनीय है, संतृप्त कितना, 400 मिलीलीटर क्या होता है, जल की हानि होती है। तो ये था आज का क्वेश्चन था, मतलब अब ये था आज का मुख्य क्या था, श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसीलिए हम सांस लेते हैं, और कोई सांस लिए बिना हम रह नहीं सकते हैं। खाना खाए भी रह सकते हैं, पानी पी भी रह सकते हैं, लेकिन सांस ले बिना रह सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लास हम लेके आएंगे उत्सर्जन कि उत्सर्जन क्या होता है, जंतुओं में कैसे उत्सर्जन, कौन कौन से उत्सर्जन कौन कौन से, किस प्रकार से उत्सर्जन किया होती है, इसको समझते हैं। आज लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।